नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है वीसो कंपटीशन क्लासेस। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अभी हम मैराथन लाएंगे जिसमें बेसिक बेसिक कंप्लीट करेंगे पूरा सिलेबस। तो वो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो यूट्यूब चैनल पे जाके हमारे आप चेक कर सकते हैं। उसको आप देखने के बाद अभी मैं क्वेश्चन सीरीज लाने जा रहा हूँ जिसमें हम 100-120 के समथिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी टेट के क्वेश्चन के देखते हुए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और आज के कोटेशन के साथ देखते हैं थोड़ा क्या है ये। परिपक्व आदमी का पहला लक्षण क्या है कि वह अकेले चलने से डरता नहीं है। वो किसी भी काम में हो, कुछ भी करना हो, वो ये नहीं सोचता कि मुझे कई लोग चाहिए या कुछ हो या भीड़ चाहिए मुझे, वो अकेले ही कर जाता है। ये आप तब कर सकते हैं जब आप परिपक्व हो चुके हैं, मैच्योरिटी। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कोयलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना किस तरह की स्थिति है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ होता है, यह स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, यह संज्ञानात्मक शंका है, या परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। ABCD कौन सा है बताइए। तो इसका है आंसर संज्ञानात्मक शंका है। ठीक, ध्यान रखिएगा। सी, दूसरा क्वेश्चन, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। मतलब किसी नई भाषा को सीखने के लिए हमें किस तरह का कार्य किस चरण से शुरू करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से, दूसरा वाक्यों के निर्माण से, तीसरा शब्दों के निर्माण से, या कोई नहीं। बताइए। तो इसका आंसर है अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। हमको यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। किसी भी भाषा को सीखने के लिए यहीं से स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि मेरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लोग वीडियो पॉज करके या खुद से आप ट्राई किया करिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, बाद में आप आगे बढ़ा करिए। ओके, इससे आप इससे आपकी ही हेल्प होगी, दोबारा क्वेश्चन याद रखने में और ज़्यादा आसानी होगी आपको। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा हो गया। चलिए तीसरे पे, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के क्षेत्र शामिल होते हैं। केवल विशिष्ट, सामान्य और विशिष्ट, केवल सामान्य, या बहुभाषी और प्रतिभाशाली। तो इसमें देखिए केवल वाले ऑप्शन तो हमेशा ही गलत होते हैं क्योंकि केवल का अपने आप में ये नेगेटिव सेंस होता है। ठीक है, केवल हो गया और इस तरह के और जो भी वाक्य आएंगे मैं बता दूंगा। सामान्य और विशिष्ट इसको सोच सकते हैं, रुकिए। केवल सामान्य छात्र नहीं, बहुभाषी और प्रतिभाशाली नहीं, ये भी नहीं। क्यों ही नहीं ये हो सकता, क्योंकि ये बहुभाषी और प्रतिभाशाली इसमें दो ही को इन्होंने इंक्लूड किया है। बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी लोग मतलब सीखने का अधिकार नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत है। तो हमारा सही आंसर है सामान्य और विशिष्ट छात्र। ओके, अधोलिखित में गणित गणना संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। नीरसता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो इसका आंसर हमारा क्या है, गणना दोष। ऑब्वियसली बात है, सीधा सीधा दिख रहा है। अब समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक क्या है। चार ऑप्शन, क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी करना होना, या अलगाव, या संवेदनशीलता। बताइए। कोई भी क्वेश्चन मेरे पढ़ने के बाद 1 या 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके आप देख सोचा करिए कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ओके, तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर है संवेदनशीलता। ठीक, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। बताइए। व्यवहारात्मक, दैहिक, या संज्ञानात्मक, या संवेदी। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, संवेदी। ओके, बहरेपन से क्या अभिप्राय है। बहरेपन से अभिप्राय बताइए। तो इसका मतलब ये है कि 75 डेसिबल या उससे अधिक का श्रवण दोष, या फिर 60 डेसिबल या उससे अधिक का श्रवण दोष, या 50 डेसिबल या उससे अधिक का, या 22 डेसिबल या उससे अधिक का श्रवण दोष। मतलब कि अगर किसी को बहरापन है तो उसको सीधा सीधा कहाँ से इफेक्ट करेगा, कितनी आवाज़ उसको डिस्टर्ब करेगी, 22 डेसिबल से अधिक, या 60 से, या 50, या 75। बताइए। तो इसका आंसर हमारा है 22 डेसिबल। इससे अधिक अगर सुनने में तकलीफ हो रही तो उसको श्रवण दोष है। ओके, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, या वांछनीय सूचना देने वाला। बताइए। हाँ, स्वेच्छाचारी, या जनतांत्रिक, या सहानुभूतिपूर्ण, या वांछनीय सूचना देने वाला। बताइए।
वीडियो पॉज कर लिया करिए आप, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर हमारा है स्वेच्छाचारी। ये अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। बाकी जनतांत्रिक भी होना चाहिए ताकि लोक हित में हो, सभी बच्चों के हित में, और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए टीचर को, वांछनीय सूचना देने वाला भी होना चाहिए। स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए कि अपने मन का कुछ भी करे। ओके। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया था? विक्टर ब्रूम या अब्राहम मैस्लो या हजबर्ग या स्किनर? बीएफ स्किनर, बताइए। तो इसका ये दिया था विक्टर ब्रूम ने। ओके। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? वैयक्तिक, सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण या व्यवहार परिमार्जन? तो हमारा इसका आंसर है सूचना प्रक्रियाकरण। ओके। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य, या रेखीय अभिक्रम, या साखी अभिक्रम, या तैयारी और अर्जन? बताइए कौन सा सही है। तो इसमें हमारा सही आंसर है कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। ओके। निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर, या अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर? ये बताना है कि कौन सा नहीं है। ओके, बताइए। तो इसका आंसर हमारा निगमन से आगमन की ओर। ये शिक्षण सूत्र नहीं है, बाकी ये सारे हमारे शिक्षण सूत्र हैं। ओके। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र होता है उसका प्रथम पद क्या होता है, बताइए। प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि, या शिक्षण, या योजना बनाना, या प्रस्तावना? प्रथम चक्र बताना है, प्रथम पद बताना है, सॉरी। कौन सा है बताइए। तो इसका हमारा आंसर है योजना बनाना। सबसे पहले हम योजना बनाते हैं। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? जो अवबोध स्तर है उसके शिक्षण में कौन सा शामिल है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना, या अन्वेषण? तो इसका आंसर हमारा अन्वेषण। ओके। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े और स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। ये तीन है हमारे। अब बताने इन तीनों में से कौन सा सही ऑप्शन है, AC या AB या PC या ABC? तो इसका आंसर है D। इसमें हमारा खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की इनकी भागीदारी होनी चाहिए, लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति भी उपलब्ध हो वहाँ का। ठीक है, नहीं नहीं क्रॉस नहीं, मतलब ये भी सही है। अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद होनी चाहिए। ओके। एक छात्र पढ़ रहा है जिसका नाम लेकर किसी ने बुलाया है। हाँ। तो निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना, या प्रत्यक्षण संवेदना? बताइए किसके द्वारा वो करेगा। तो ये करेगा ध्वनि संवेदना के द्वारा। जो भी कोई बुलाएगा तो पहले महसूस करेगा ध्वनि के द्वारा, ना कि देखने के द्वारा या स्पर्श करने के द्वारा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 4 से 8 साल, जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, या 5 से 8 साल? बताइए। तो ये हमारा है 2 से 7 साल। ये है प्राक संक्रियात्मक। और पूछ ले अगर संवेदी की क्या है, संवेदी की, तो संवेदी की है 0 से 2। और इसके बाद ये प्राक संक्रियात्मक, फिर इसकी आ जाती है मूर्त संक्रियात्मक। ओके, मूर्त संक्रियात्मक। उसकी हो जाती है, आप याद कर लीजिए, 0, 2, 7, 11 और 15। ओके। 0 से 2 पूर्व हो जाएगी, 2 से 7 हो जाएगा प्राक संक्रियात्मक, और 7 से 11 हो जाएगा मूर्त, और 11 से 15 हो जाएगा औपचारिक। ओके। चलिए, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ, या विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, या बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, या काल्पनिक
भयों का अंत। तो इसका आंसर हमारा है भविष्य की योजना की सूझबूझ। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है? पावलोव, या बिने, चॉम्स्की या मैस्लो? बताइए। तो ये हमारा है भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की। भाषा विकास के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान है इनका, सबसे पहले नाम इन्हीं का आता है। ओके। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? बताइए। चार दिए हैं। संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम या स्थान अधिगम? तो लगभग सभी बच्चे जानते होंगे, सभी मित्र जानते होंगे कि इसका आंसर है अधिगम एवं प्रयास। ये प्रयास एवं भूल का, ठीक है, ये नियम इनका दिया हुआ है। गिरोह अवस्था किस आयु विलंब विकास से संबोधित होती है? गिरोह की अवस्था 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, ये 16 से 19 वर्ष संज्ञानात्मक। तो इसका आंसर है हमारा 8 से 10 वर्ष समाजीकरण, ये है गिरोह अवस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? तो मैंने बताई थी आपको कि पहली हमारी है ये संवेदनात्मक, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक या प्राक संक्रियात्मक, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक, चौथी औपचारिक। तो इसमें पूछा गया है कि तृतीय अवस्था, तो देख लीजिए मूर्त, सी ऑप्शन सही है। ओके। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? एक सेकंड, क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है, ये लीजिए। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि या विषय वस्तु का स्वरूप? बताइए। तो इसमें शामिल नहीं है, वो आंसर है विषय वस्तु का स्वरूप। ओके। ये क्वेश्चन है निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? ठीक है। तो अब ऑप्शन है कि सहायता परक व्यवहार, मूल प्रवृत्तियां, प्राथमिक लक्ष्य या आक्रामकता की आवश्यकता? बताइए। तो इसका आंसर हमारा है सहायता परक व्यवहार है। ये मूल मूल है, मतलब एक मूल्य, वैल्यू। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? स्वतः शोध, एल्गोरिदम, मानसिक वृत्ति, प्रकार्यात्मक स्थिरता? बताइए ए बी सी कौन सा है इसका आंसर? तो इसका आंसर हमारा है स्वतः शोध। ये पश्च अन्वेषण और साधन साध्य विश्लेषण में किस, इसका आंसर है स्वतः शोध। ओके। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, ये किसने कहा? स्किनर ने, या रॉस ने, या एबिंगहस, या एमएल बिग्गी ने? बताइए। तो इसका हमारा आंसर क्या है? ये सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, ये किसने कहा? तो ये कथन है एबिंगहस का। ठीक। चलिए। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? जिसके प्राथमिक नियम थे, कौन कौन से हैं, कौन सा नहीं है, ये बताना है हमको। तो पहला है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राथमिक नियम में कौन सा शामिल है। तो प्राथमिक नियम में उसका अभ्यास का नियम भी है, प्रभाव का नियम भी है, तत्परता का नियम भी है। तो इसका कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो आंसर हो जाएगा ए, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क पर, व्यवहार पर, चिंतन पर या अभिप्रेरणा पर? बताइए। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो है ये देता है व्यवहार पर बल। ठीक। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? समीपस्थ
अनुबंधन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन, बताइए। तो इसका आंसर है नैमित्तिक अनुबंधन। ये स्किनर के द्वारा दिया हुआ है, इसका दूसरा नाम है क्रिया प्रसूत। ठीक, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। बताइए क्या आंसर है इसका। तो ये अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये इसकी विशेषता नहीं है, बाकी ये सारी इसकी विशेषता हैं। ओके, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ में, इलाहाबाद में, आगरा में या वाराणसी में? बताइए। तो ये हमारे स्थित है इलाहाबाद में, ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो संबंध स्किनर का चूहों से, थॉर्नडाइक का बिल्ली से, वही संबंध कोहलर का किससे था? कुत्तों से, मुर्गियों से, बंदरों से, वनमानुषों से? बताइए। तो कोहलर का संबंध था किनसे? वनमानुषों से। इस पे उन्होंने प्रयोग किए थे अपने। ठीक है, अब चलते हैं अधिगम का पठार क्या है? अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम की समाप्ति या अधिगम में अवरोध? बताइए। तो अधिगम में जो पठार है वो है अधिगम में अवरुद्ध वर्धमान। तो इसका आंसर है अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। ठीक, अब चलते हैं द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? स्किनर, सीएल हल, पावलोव या थॉर्नडाइक? या थॉर्नडाइक, बताइए। इसका हमारा आंसर क्या है? स्किनर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्रशंसा, दंड, पुरस्कार या सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण? बताइए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण, क्योंकि उनसे जितनी अच्छी तरह हम व्यवहार करेंगे उतनी ही जल्दी वो सीख जाएंगे। पुरस्कार उतना प्रभावशाली नहीं है, ना ही दंड, ना ही प्रशंसा। प्रशंसा है जब ये ऑप्शन नहीं होता। ओके, चलिए आगे। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? सीएल हल ने, कैंडलर ने, कोहलर ने या ब्रेक ने? बताइए। तो इसका आंसर है सीएल हल ने दिया था ये हमारा। ओके, निम्न में से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित जो नहीं है वो ऑप्शन बताइए। ऑप्शन है बुश, ऑप्शन बी डेविड ह्यूम, ऑप्शन सी DW एलन या एचसन? बताइए। तो इसका हमारा आंसर है बी, डेविड ह्यूम। ये सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा संबंधित नहीं है, बाकी ये भी संबंधित है और ये भी है और ये भी है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर, स्मृति स्तर या दूरवर्ती स्तर? बताइए कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो इसका आंसर है दूरवर्ती स्तर। ये नहीं है, बाकी ये सब है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा शिक्षा में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? जनतांत्रिक शिक्षण नीति जिसमें नहीं है वो ऑप्शन आपको बताना है। पहला व्याख्यान, अन्वेषण, योजना या मस्तिष्क उद्वेलन? बताइए। तो व्याख्यान जो है ये हमारा जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। ये आ जाता उसमें तानाशाही में कि कोई भी टीचर व्याख्यान करते जा रहा है, किसी भी बच्चे को बोलने का मौका नहीं मिल रहा, जिस तरह पहले हुआ करता था, ऋषि मुनि किया करते थे। ठीक, तो ये हमारी जनतांत्रिक शिक्षण नीति है। निम्न में से समावेशी कक्षा की एक विशेषता कौन सी नहीं है?
विशेषता बतानी है कौन सी नहीं है, तो या फिर आप ये देख लीजिए कौन कौन सी विशेषता है, चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तो यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को सीखने के लिए वृद्धि करती है। यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवाओं में बदलाव है। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर पर बढ़ाना चाहती है। ये चीज़ ध्यान रखा करिए, जब क्वेश्चन नहीं के लिए पूछते तो उस पर आप अंडरलाइन कर लिया करिए या राउंड लगा लिया करिए, ताकि आपके दिमाग में बना रहा है कि वो क्वेश्चन नहीं के रूप में पूछा है। नहीं तो कई बार इसी के चक्कर में हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोगों ने सोचा? इसका आंसर है ये ए, ये केवल वाला आंसर है। ये केवल वाले तो हो ही नहीं सकते कभी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आंसर इसका नहीं होगा, बाकी ये तीनों हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? छात्र कथन, अभिभावक कथन, शिक्षक कथन या मौन? बताइए कौन सा आंसर होगा इसका? तो ये है हमारा अभिभावक कथन। ओके, संबंधित नहीं है अभिभावक कथन। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है? संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई सबसे छोटी, रूपग्राम, पद, ध्वनिग्राम, शब्द। तो इसका आंसर है हमारा रूपग्राम। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करके चले चल रहे हैं, ताकि आपका भी समय कम लगे और मैटर आपको ज़्यादा मिल जाए। अगला क्वेश्चन, हम करके सीखते हैं किसने कहा था? यूकम, सिम्पसन, डॉक्टर मैस या कोलोसनिक ने? तो ये कहा था डॉक्टर मैस ने कि हम करके सीखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? बोध, चिंतन, स्मृति या वर्णन? बताइए। तो जो नहीं है ये वर्णन है, ये स्तर नहीं है। शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया जो है होती है क्या? निदान की, प्रत्यक्षीकरण की, अंतः क्रिया और प्रतिक्रिया की या उपयुक्त सभी? बताइए। तो इसका आंसर हमारा केवल ये है, क्रिया और प्रतिक्रिया की, ये मुख्य संक्रिया होती है। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता और काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार में अनुबंधन में निहित है। क्या निहित है? अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत, उद्दीपक सामान्यीकरण या अनुक्रिया सामान्यीकरण या उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बताइए। तो इसका आंसर हमारा है उद्दीपक सामान्यीकरण। शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्नलिखित में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? व्यक्तिगत भेद को, अभिभावक की पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर या विषय की विशिष्ट प्रकृति? तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें नहीं पूछा, नहीं में आप अंडरलाइन कर लिया करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अभिभावक की पृष्ठभूमि, ये इसका कोई महत्व नहीं है। वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो, बहुत गरीब हो, बहुत अमीर हो, शिक्षक हो, कोई भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इसको ध्यान नहीं देना चाहिए। हमको बच्चों को एकदम निस्वार्थ भाव से पढ़ाना चाहिए, शिक्षा देने के उद्देश्य से। कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, अभिवृद्धि में स्थिरता या समूह एवं खेलों में सहभागिता? बताइए। तो इसका आंसर हमारा है जिज्ञासा की कमी, ये आंसर है हमारा। ये विशेषता नहीं, बाकी बाल्यावस्था की सामूहिकता की प्रबलता भी होती है उनमें, अभिवृद्धि में स्थिरता भी होती है और समूह खेलों में सहभागिता भी होती है, और उनके संवेग भी बड़ी गति से परिवर्तन होते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? उद्भवन, अभिप्रेरण, आयोजन या प्रबोधन? बताइए। तो इसका आंसर हमारा क्या है? अभिप्रेरण। ये संबंधित नहीं है इससे। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, मानसिक विकास? पूछा क्या है इसने? वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। तो शारीरिक विकास है क्या, सामाजिक विकास है, नैतिक विकास या मानसिक विकास? तो इसका आंसर है हमारा शारीरिक विकास। ओके, सीखना एक तरह
कि व्यवहार का क्या है, बचाव है, संशोधन है, विस्तार है या प्रसार है? बताइए। जो किसी चीज़ को हम सीख जाते हैं तो वो क्या है, वो बचाव है किसी चीज़ से, या संशोधन है, या विस्तार है, या प्रसार है? तो वो संशोधन है। किस तरह, जिस तरह हम किसी चीज़ को सीख जाते हैं तो उसको और अच्छी तरह से करने लगते हैं। किसी भी स्टडी को ले लीजिए, या ये बाइक चलाना, ये गाना गाना, जब हम सीख लेते हैं तो उसमें हमारी संशोधन हो जाती है, चीज़ें और अच्छी हो जाती हैं। तो सीखना एक तरह के व्यवहार में ये संशोधन है। ओके। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए, चालक अधिगम के लिए, आकस्मिक अधिगम के लिए। तो ये होता है, ये है प्रसूत अनुबंधन के लिए। बुद्धिमापन की भाटिया परीक्षण में क्या है, 5 उप परीक्षण, 8 उप परीक्षण, 4 उप परीक्षण या 7 उप परीक्षण? बताइए। तो इसमें है ये 5 उप परीक्षण भाटिया व्यक्ति परीक्षण में। ठीक है। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, कुक या डॉल्टन ने? तो ये किया था हमारा फ्रोबेल महोदय ने। ठीक है। अब आगे चलते हैं। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है, थॉर्न, रॉजर्स, विलियमसन या नन ऑफ दीज? बताइए। तो इसका आंसर है हमारा थॉर्न। ये संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता है। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? छात्र को दंडित करना, उसे नज़रअंदाज कर देना, उसके माता पिता को सूचित करना, या चौथा ऑप्शन अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। इसका सबसे बेहतर ऑप्शन यही है। छात्रों को दंडित करेंगे नहीं, उसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं, माता पिता को सूचित कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शन अपन देखेंगे ना। और चौथा ऑप्शन है अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाएं कि उसने ये कैसे क्यों किया, और उसके उपचारों पर सुझाव देंगे कि ये कैसे उस पर सुधार करें। ठीक। डिसलेक्सिया संबंधित है किससे, पढ़ने से संबंधित से, गणितीय कौशल से, या लेखन संबंधी से, या वाक क्षमता से? बताइए। तो ये डिसलेक्सिया है पढ़ने संबंधी समस्या से। डिसलेक्सिया जब पढ़ने के लिए क्या इसमें होता है, जैसे रेट लिखा है RAT, तो वो बच्चा उसको दिखाई देता है TAR। ये पढ़ने संबंधी समस्या है, ग्रसित है। ओके। गणितीय कौशल क्या होता है, डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन से रिलेटेड है वो। ओके। ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं, दृष्टिबाधित विद्यार्थी, अस्थिबाधित विद्यार्थी, श्रवण बाधित विद्यार्थी, या शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी? बताइए। तो ये ब्रेल लिपि वगैरह जो यूज की जाती है, जो दृष्टिबाधित आंखों से देख नहीं सकते, वो ये टच करके ब्रेल लिपि से महसूस करते हैं और पढ़ते लिखते हैं। ठीक। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये दृष्टिबाधित। WCSN इसका अर्थ क्या है, CWSN इसका अर्थ क्या है, मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, या मृदु आवश्यकता वाले बच्चे? तो इसका आंसर है हमारा विशिष्ट, स्पेसिफिक आवश्यकता वाले बच्चे। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है, साक्षात्कार, विश्वास, प्रतिवृद्धि या संप्रेषण? कौन सा एक तत्व नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बताइए अब। तो इसका आंसर हमारा है वृत्तिक वृद्धि, ये नहीं है। बाकी परामर्श में साक्षात्कार भी होता है, हम सवाल पूछते हैं, विश्वास भी करना पड़ता है, जिससे हम परामर्श लेते हैं उस पर विश्वास करना पड़ता है, और संप्रेषण बातचीत भी होती है। ओके। तो नहीं है ऑप्शन कौन सा, ये नहीं पूछा है, तो वृत्तिक वृद्धि हो जाएगी। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, या सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत BF स्किनर का है, या सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव का है, या सीखने का समग्र सिद्धांत CL हल का है? बताइए। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि थॉर्नडाइक का तो ये सही है नियम, उद्दीपक अनुक्रिया वाला, और क्रिया प्रसूत का BF स्किनर का है। क्लासिकल सिद्धांत भी पावलोव का है, लेकिन ये समग्र सिद्धांत CL हल का नहीं, CL हल का है प्रबलन का। ठीक है। CL हल का जो है वो प्रबलन का है, प्रबलन एक अभी आगे आएगा, प्रबलन का सिद्धांत। तो ये CL हल का हो जाएगा। इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, क्रो एंड क्रो, रॉस, गाल्टन, वुडवर्थ? बताइए।
तो जो सुजनन शास्त्र के पिता है जुड़ा हुआ है वो क्रो एंड क्रो है इसका आंसर। और सुजनन शास्त्र में क्या किया जाता है, तो इसमें आनुवांशिक गुण जो होते हैं मानव के, उसमें सुधार से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ओके। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? ग्रंथियों के आधार पर बताइए। क्रेस्मर, युंग, कैनन, स्प्रेंजर। ये यूपी टेट का आया हुआ क्वेश्चन है और इस पे विभाग ने स्टार लगाया था क्योंकि इसके दो ऑप्शन ऐसे मिल रहे थे। क्या क्या है? एक तो इसमें क्रेस्मर भी हो सकता है और कैनन भी हो सकता है। देखिए बताएं किस तरह। व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न मतों के आधार पर किया है। कैनन जो थे उन्होंने ग्रंथियों के आधार पर विभिन्न प्रकार की चर्चा की। वहीं क्रेस्मर ने शारीरिक आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की। संभवतः इसी आधार पर यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अपना उत्तर परिवर्तित कर सी की जगह ये इन्होंने स्टार लगा दिया है क्योंकि इसमें दो उत्तर हैं। ओके, तो इसमें जो है याद रखिएगा, या तो केवल ये क्रेस्मर आता तो कैनन नहीं आता, ये तो फिर कैनन आता तो क्रेस्मर नहीं आता, लेकिन दोनों अगर आ गए तो दोनों ने स्टार लगाया था। आप लोग याद रखिएगा क्या कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? तो क्रेस्मर ने भी की और कैनन ने भी की। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? कोल एवं ब्रूस का, डी हान का, ड्रेवहल का, या क्रो एंड क्रो का? बताइए। तो ये आंसर है क्रो एंड क्रो का, इनका है। अब विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना का बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था या मध्य किशोरावस्था? बताइए। तो विद्रोह की जो भावना है वो पूर्व किशोरावस्था से रिलेटेड है। चलिए आगे। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है क्या कहलाती है? सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या अवधान? बताइए। तो इसका आंसर हमारा है सीखने का पठार, ऑप्शन बी। अब यहाँ पे एक हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए आपको। इस तरह महान लोगों की किताबें पढ़ते रहिए, उनके जीवन चरित्र पे जो कुछ डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनी है वो देखते रहिए, उससे आपको मोटिवेशन मिलता है। तो ये विवेकानंद जी ने क्या कहा था? टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ़ यू विन यू मे लीड, इफ़ यू लूज यू मे गाइड। स्वामी विवेकानंद। मतलब कि लाइफ में आपको रिस्क लेते रहना चाहिए, क्योंकि यदि आप जीत गए तो आप लीड कर सकते हैं, नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हार भी गए तो आप उनको गाइड कर सकते हैं। कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही आपको, लेकिन रिस्क लेते रहना चाहिए। ठीक, चलिए आगे। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु गुणे मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, या वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। याद रखिएगा। सीखने के प्रयास व भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर, पावलोव, थॉर्नडाइक या गेस्टाल्टवादियों ने? बताइए। तो ये है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ये प्रयास एवं भूल का जो सिद्धांत था। ओके। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितने होती है, कितने जोड़े होते हैं? तो ये 23 जोड़े होते हैं, सबको पता है। ओके, 22 नहीं, 24 नहीं, ये 23 आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सीएल हल, हेगार्टी, थॉर्नडाइक या स्किनर ने? बताइए। तो क्रिया प्रसूत जो था ये किया स्किनर, ऑप्शन डी। कोहलर, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत? बताइए। कोहलर का, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। चलिए आगे। बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के जो प्रतिपादक थे कौन थे? आरबी कैटल, वर्नन, थॉर्नडाइक या बी एफ स्किनर? बताइए। तो इसका जो आंसर है हमारा ये है आरबी कैटल, जो तरल ठोस क्रिस्टलीय ये
प्रतिमान के प्रतिपादक है। ये आता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, देख लीजिएगा। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ की सुधार के लिए, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता या समस्या समाधान के लिए? बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, सृजनात्मकता के लिए। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या सामान्य बुद्धि? तो गोलमैन का जो सिद्धांत था वो है किससे? संवेगात्मक बुद्धि। सही कहा, बी, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है, जो डिफरेंट है इन चारों में से? बताइए। अधिगम के लिए अधिगम का, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत या सामान्यीकरण का सिद्धांत? तो इसमें जो है हमारा आंसर क्या है? सी, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। ये क्या है? ये एक प्रेरणा संबंधी सिद्धांत है, जबकि अन्य तीन हो गए ये बताते हैं कि सीखने के दौरान ज्ञान कैसे ग्रहण करें। ठीक है, तो इसलिए ये अलग है, बाकी ये तीनों सेम है हमारे। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? विश्लेषण, ज्ञान, अनुप्रयोग या बोध? बताइए। अरे कहाँ जा रहा हो, बताइए इन चारों में कौन सा सही है? तो इसमें आंसर है हमारा क्या? ए, ज्ञान। ये संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। विश्लेषण, अनुप्रयोग या बोध ये सब बाहरी चरण है, सबसे प्राथमिक चरण है ज्ञान का। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा किसका? क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण का, ऊर्ध अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का या कोई भी अधिगम अंतरण नहीं होगा? बताइए। तो ये जो है हमारा द्विपार्श्विक अधिगम, नहीं द्विपार्श्विक नहीं, ये ऊर्ध अधिगम का वो है, अंतरण का। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा या ज्ञान की सीमा? नहीं, नहीं वाले जो भी क्वेश्चन आया करिए आप उनमें अंडरलाइन कर लिया करिए। तो बताइए, प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा या ज्ञान की सीमा? तो इसका आंसर है विद्यालय का असहयोग। ये पठार का कारण नहीं है, बाकी ये तीनों कारण हो सकते हैं पठार का। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? बताइए। गेट्स व अन्य के द्वारा, या मॉर्गन और गिगलैंड द्वारा, स्किनर या क्रॉनबेक के द्वारा? बताइए। तो ये हमारा दिया गया गेट्स व अन्य के द्वारा, याद रखिएगा। कथन वगैरह तो एक बार आप देख के ही जाइएगा, कथन 2 से 3 आ सकते हैं और आते ही हैं। ठीक है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है, व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का या नन ऑफ दीस? बताइए। तो जो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है ये हमारा करता है बुद्धि का मापन, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? सिगमंड फ्राइड, युंग, मन, ऑलपॉट? बताइए। तो ये किया हमारे युंग महोदय ने, जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण है। ठीक, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व? क्या पूछा गया है? सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बताइए, सामाजिक विकास पे ध्यान रखिएगा। तो ये आर्थिक तत्व नहीं, परिवेशजन्य तत्व यही सही आंसर है। ये अगर परिवेशजन्य तत्व मतलब गंदा होगा, आप किसी गंदे इलाके में रह रहे हैं जहाँ पे चोर डकैत वगैरह रहता है, तो थोड़ा सा आपका सामाजिक विकास उससे प्रभावित हो सकता है। तो परिवेशजन्य तत्व से ही आपका सामाजिक विकास प्रभावित होता है, ना कि शारीरिक से कोई महत्व नहीं, वंशानुगत में कोई महत्व नहीं, आर्थिक भी कोई महत्व नहीं। तो इसका आंसर है हमारा क्या? ये बी, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास का प्रमुख नियम, मानसिक विकास से भिन्नता का विकास, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम? बताइए। तो जो इसका आंसर है सही, ये है द्रुतगामी विकास का नियम, शारीरिक विकास का नियम। ये जो बाल्यावस्था में आता है सबसे ज़्यादा विकास होता है शरीर का,
तो यही है द्रुतगामी। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, या समान प्रतिमान का सिद्धांत। कौन सा नहीं है याद रखिएगा, बताइए आप। तो इसका जो आंसर है हमारा वो है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये विकास का सिद्धांत नहीं है, बाकी ये तीनों है। ओके। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। किसने कहा? गोसेल, मेरेडिथ, हरलॉक, या डगलस और हॉलैंड ने। बताइए। तो ये कहा हमारा हरलॉक महोदय ने, ऑप्शन बी। ओके। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? ड्रेवर, जेम्स ड्रेवर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, या वुडवर्थ। तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन बी, मैकडूगल ने। ठीक है, चलिए आगे। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? मैकडूगल का, डम्बिल का, रॉस का, या मन का? बताइए। तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर ए, डम्बिल का। ओके। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, या प्रभाव का नियम? जो मुख्य नियमों में शामिल नहीं था बताना है, ये नहीं याद रखिएगा। तो ये आंसर है हमारा तत्परता का नियम तो है, अभ्यास का भी है, प्रभाव का भी है। तो जो नहीं है बहुअनुक्रिया का नियम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, या चित्रांकन परीक्षण? बताइए। तो जो डॉक्टर एस जलोटा ने किया था वो है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? द्विकारक सिद्धांत का थॉर्नडाइक, वर्मन, स्पीयरमैन, या स्टर्न? तो इसका हमारा आंसर है स्पीयरमैन, द्विकारक, ऑप्शन नंबर बी। ओके। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलॉव, या वुडवर्थ? तो सूझ का सिद्धांत सबको जानता है, कोहलर का है। ओके, ऑप्शन नंबर बी। कार्य को आरंभ करने, जारी करने और नियमित रखने की प्रक्रिया क्या है? एक सेकेंड, हाँ अब ऑप्शन दिख रहे हैं, अब बताइए। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है? प्रेरणा, संवेदना है, सीखना है, या प्रत्यक्षीकरण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेरणा। ये कार्य को जो है आरंभ करने और जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है, मोटिवेशन या प्रेरणा। ओके, चलिए थोड़ा और एक ये देखिए कि अपने काम में इतने माहिर हो जाओ कि लोग आपको उस क्षेत्र का भगवान मानने लगे। आप किसी भी क्षेत्र में हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, खेती से लेके वैज्ञानिक है, डॉक्टर जो भी हैं, उसमें इतने माहिर हो जाइए, इतने लगन से करिए कि उस क्षेत्र में आपको भगवान माना जाने लगे, तभी तो कुछ बात है। ठीक है। हाँ, विस्मृति कम करने का उपाय है क्या? सीखने में कमी, पाठ की पुनरावृत्ति, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, या स्मरण करने में कम ध्यान? बताइए। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाठ की पुनरावृत्ति। इससे हम जो है किसी भी चीज़ को याद कर सकते हैं लंबे समय के लिए, बार बार। क्रोध व भय प्रकार है किसका? प्रेरणा का, संवेग का, परिकल्पना का, या मूल प्रवृत्ति का? बताइए। तो क्रोध या जो भय है ये किसका प्रकार है? तो इसका आंसर है अपना संवेग। ये संवेग के प्रकार है, क्रोध व भय, जो मैकडूगल साहब ने बताए थे। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या है? हाँ, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या है? सीखना है, कल्पना करना है, अनुकरण करना है, चिंतन करना है? तो जो नकल है ये क्या है? सीधे अनुकरण करने से, फॉलो। ठीक, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी, अनुकरण। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार से सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, या सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण,
प्रशिक्षण, स्थानांतरण या सीखना। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? कल्पना, स्मृति, विस्मृति या ध्यान। कोई भी चीज़ आप याद कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं और वो याद नहीं आ रही है, तो इसने ये पूछा है कि उसकी जो असफलता होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं विस्मृति। ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर है इसका। अब बताइए, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है किसमें? बताइए। मंद बुद्धि में, एक सेकेंड रुकिए, हाँ, मंद बुद्धि में, श्रेष्ठ बुद्धि में, सामान्य बुद्धि में, क्षीण बुद्धि में। तो वो माना जाता है सामान्य बुद्धि में, 90 से 100। ओके। सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था, किस पे किया था? बिल्ली पर, बंदर पर, कुत्ते पर या चूहे पर? जो पावलोव का वो है सिद्धांत, उसने प्रयोग किस पे किया था? बताइए। तो ये उसने किया था कुत्ते पर। पावलोव का कुत्ता सुना है? पावलोव का कुत्ता, तो वो वही है, कुत्ते पर प्रयोग किया था, इसलिए ये नाम उसको बुलाया जाता है। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? कामेनियस, हॉलिंगवर्थ, हॉल या फ्राइड ने? बताइए। तो इसका आंसर है हमारा सही ऑप्शन नंबर डी, सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? डब्ल्यू वुंट, विलियम वुंट, पावलोव, सिगमंड फ्राइड या वाटसन? जेबी वाटसन। बताइए। तो मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है वो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, विलियम वुंट। कहाँ पे किया था इन्होंने, ये बताइए। तो ये जर्मनी में किया था। ठीक है। जर्मनी में किस शहर में? लिप्जिंग में। ओके। जर्मनी में लिप्जिंग शहर में किया था। कब? 1879। चलिए अगला क्वेश्चन। गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांज बेट्रानो, एडगर रूबिन, मैक्स वर्दीमर या कर्ट लेमन? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वर्दीमर। इन्होंने रखी थी। इसमें मुख्य रूप से 3 लोगों को और जाना जाता है। कौन? एक कोफका और एक कोहलर। ये वर्दीमर, सी वर्दीमर, कोफका और कोहलर, याद रखिएगा। संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम से, अभिप्रेरण से, स्मृति से या सृजनात्मकता से? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी, स्मृति से। ओके। चलिए आगे। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? व्यवहारवादियों का, संरचनावादियों का, मनोविश्लेषकों का या गेस्टाल्टवादियों का? तो इसमें जो योगदान क्षेत्र सिद्धांत में ये है गेस्टाल्टवादियों का। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आंसर। भाटिया बैटरी परीक्षण प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के लिए, रुचि के लिए, बुद्धि के लिए या अभिक्षमता के लिए? बताइए। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आता रहता है, भाटिया बैटरी परीक्षण। बताइए। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि का। ये बुद्धि का मापन करते हैं इसके द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति की, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका की, मूल्यों के विकास की या किशोरों का मनोविज्ञान की? बताइए। तो ये हमारा करता है किशोरों के मनोविज्ञान की व्याख्या। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहार क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन है जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अधिगम, ऑप्शन बी अभिवृत्ति, ऑप्शन ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी अभिवृत्ति या ऑप्शन डी अभिक्षमता? बताइए। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है अधिगम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा हिस्सा है? संज्ञान प्रतिदर्श सिद्धांत का, समूह कारक सिद्धांत का, गिलफोर्ड का या फ्लूइड और क्रिस्टलाइट सिद्धांत का? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा गिलफोर्ड का सिद्धांत है। ओके। ऑप्शन नंबर सी। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है। ठीक है। उसकी आयु उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 80, 100, 110, 125? तो ये बुद्धि लब्धि का सूत्र हमने क्या बताया था? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, रियलिटी आयु इंटू 100। ठीक है। उससे निकाल देंगे कैसे? तो मानसिक आयु इसकी है 10 बटे 8 वर्ष इसकी रियल एज है, तो ये 8 वर्ष ये हो जाएगा इंटू 100। ठीक।
तो इसको काटिए, तो ये आ जाएगा हमारा 5 और 25 चौको 100, 25 पंचे 125, ये आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग का सिद्धांत, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत या अभिप्रेरण का सिद्धांत, बताइए। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है जेम्स लैंग का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उत्पन्न होने वाला समवेगिक तनाव क्या कहलाता है? जब कोई इच्छा या आवश्यकता होती है हमारी, तब उस पर रुकावट पड़ने पर उत्पन्न होने वाला जो संवेग होता है क्या कहलाता है? द्वंद्व, कुंठा, चिंता या तनाव? तो इसका आंसर है हमारा बी, कुंठा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, कोहलबर्ग के सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास से, सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से या शारीरिक विकास से? तो कोहलबर्ग का है नैतिक विकास से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी। अभी क्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? हॉल ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या वाटसन ने? बताइए। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्किनर ने, बी एफ स्किनर। ठीक है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब मानव शरीर का कोई भी एक भाग हो, हाथ पैर वगैरह, उसमें हम ट्रेनिंग कराते हैं उस पार्ट को और दूसरे में अपने आप पहुंच जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण या नन ऑफ दीज? बताइए। तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्विपार्श्विक अंतरण। ठीक है, कैसे? कि जब हम, जैसे कि एक दाएं हाथ से लिखने वाला व्यक्ति जब बाएं हाथ से लिखना सीखता है तो उसको जो हेल्प मिलती है, तो यही है द्विपार्श्विक अंतरण। ठीक है, याद रखिएगा। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? बहुलक, माध्यम, मध्यांक, मानक विचलन? वो है बहुलक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये फिर आगे देखिए, ये हमारा स्कनर, बी एफ स्कनर, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से, व्यवहार सिद्धांत से, विकास का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत है? अल्बर्ट बंडूरा, बताइए। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है क्या, बताइए? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ये अल्बर्ट बंडूरा का। सामाजिक शब्द जहाँ पे आ जाए तो वो 90% चांस है कि उस अल्बर्ट बंडूरा का ही होगा। ठीक है, चलिए, मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया? मानसिक आयु का बिने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या सिरिल बर्ड ने? ये दिया था ऑप्शन नंबर बी, स्टर्न ने। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम? ये थॉर्नडाइक की वही तीनों नियम है जो एक क्वेश्चन और आ चुका। तो ये तनाव का नियम, ये थोड़ी कोई नियम है इनका, बाकी ये सीखने के नियम ये भी है, तत्परता का, प्रभाव का भी, अभ्यास का भी है। ठीक है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास के लिए, यौन विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए? तो जीन पियाजे जो मुख्य रूप से जाने जाते हैं वो है संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो ये हमारी, ये लगभग 120 क्वेश्चन थे हमारे, तो ये हमने 120 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करा दिए। अब आप लोग इसके बाद अगर आपको ज़रूरत और महसूस होगी तो इसमें लगभग हम 60 से 80 क्वेश्चन और अभी ऐड कर देंगे। तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2022 में यूपी टेट में आने के काफ़ी चांस है इसमें। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी हमने कुछ ले लिए हैं, कुछ क्वेश्चन उनके। ठीक है, चलिए फिर, अब ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ थी, अगर आपको ये पसंद आई हो, इसमें जो भी कुछ पसंद आया हो या कुछ आपके सुझाव हों जो अच्छा ना लगा हो, वो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि क्या और इसमें हम ऐड करें या क्या हटाना चाहिए या किस तरह और होना चाहिए, आप हमको सुझाव दीजिए। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये हमारा चैनल वीसो कंपटीशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के और वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहें। और इसकी पीडीएफ वगैरह जो है, मैं क्वेश्चन सीरीज जो करा रहा हूँ या फिर जो मेरे और मैराथन वगैरह हो चुकी है या जितने भी क्लास आएंगे हम लोगों की पूरी टीम की, उसकी सारी मैराथन आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। तो इस चैनल जो है आप लोग इसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, टेलीग्राम में जाके, ये आपको मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, उससे आप ज्वाइन करके कर लें ताकि आपको सारी पीडीएफ निःशुल्क प्राप्त हो जाए। ओके।
फिशो कंपटीशन क्लास सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्या है, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा अगर आपको फ़ायदा मिला हो, ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, बस इतना ही है। और लास्ट में एक और ये इमेज है, बड़ी अच्छी मुझे लगी, तभी मैंने इसमें डलवाई थी। कीप योर आई ऑन योर गोल। अपने गोल, जो आपका एम है, उस पर निशाना एकदम रखे रहिए, उस पर ज़रा भी यहाँ वहाँ मत हो जाइए। उसको एक दिमाग में, अपने सेंस में, जो छठी इंद्री बोली जाती है, उसमें हमेशा रखिए कि मुझे ये अचीव करना है, अचीव करना है। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी आपसे फिर अगली क्लास में मिलेंगे।